न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया था, अब सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी और डी मास इंटू velocity by dt, f is m dv by dt. If m is constant, तो f क्या हो जाएगा? m dv by dt। इसीलिए F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज, यही न्यूटन्स का दूसरा लॉ है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम change of momentum is directly proportional to the force and its direction is in the direction of force। ये क्या हो गया? हो गया होगा या फिर खराब हो गया होगा? वो इतना पार गया होगा, आगे स्टार्टिंग से। हाँ, सब लोग लिख लिए? जल्दी से लिखो ताकि फिर से समझा सकें इसको। पहले लिखो। सुनो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्ट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और उसको इस तरीके से लिख सकते हो एफ डी पी बाई डी टी, एफ डी एम वी बाई पी। क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम क्या आता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब्दुल रहमान, इफ m इज कांस्टेंट तो f इंटू एम डी वी बाई डी टी और f इक्वल टू m इंटू ए। ये याद रखना है, ये हमेशा से ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्या बात लिखेंगे कि f बराबर एम ए इज ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। f इक्वल टू एम ए इज ओनली वैलिड for inertial frame of reference
कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अब्दुल्ला गोचर, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? अबू तालिब याद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हाँ बोलो। प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन ट्रेन पे भी ट्रेन में भी कोई बैठा है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ट्रेन वाले भी सो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तुम डिफाइन कर रहे हो, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा टाइप पूछा है। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एरिएंट क्या बोला? जोर से बोलो। तुम बोलो अब्दुल्ला। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो। और एक्सेलरेटेड क्या होता है? नॉन इनर्शियल, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो। पढ़ाया यार, डिटेल पढ़ाया है, अपनी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देकर समझाया था उसमें तुमको, तब भी तुम लोग नहीं समझ पाए। लो इतनी कहानियां सुनाते हैं फिर भी समझ नहीं पाते हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर वो बॉडी रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही हो, जैसे कोई ट्रेन स्ट्रेट लाइन रेल ट्रैक पर चल रही होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा? और एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे अर्थ इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? और जैसे तुम्हारी ट्रेन चल रही है और कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है साथ साथ चलते हुए किसी दूसरी गाड़ी पे, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो F बराबर ma जो होता है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वैलिड होता है। अगर कोई दूसरा बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में तुम्हारे साथ चल रहा हो तो वो जो तुमको देख रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल। यहीं पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो सूडो फोर्स अलग से पढ़ेंगे, पहले अभी सब कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझा? समझ आया? आते के साथ ही बात करना शुरू कर दिया पीछे वाला, देखना सब, देख उचक्का सब है, उचक्का लफंगा। हाँ क्या हुआ? फॉर कनेक्टेड बॉडीज के लिए फॉर कनेक्टेड बॉडीज अगर कोई बॉडी, दो बॉडी कांटेक्ट में है और वो दोनों चल रहा है तो दोनों पे फोर्स अलग अलग हो सकता है बट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। शर्म हया घर पे बेच के आए हो क्या? थर्सडे के मार्केट में शर्म हया बिकता है तो तुम लोग वहीं छोड़ देते हो अपना। गधुल्ला जी सब कहेगा। फॉर कनेक्टेड बॉडीज, मान लो दो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट में है और ये चल रहा है एक्सेलरेशन से, तो मास m1 और m2 अगर है तो दोनों का फोर्स अलग अलग हो सकता है बट एक्सेलरेशन शुड बी सेम। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में, रेलवे का जो डब्बा होता है, क्या हर डब्बा अलग अलग स्पीड से चलता है क्या? तो सबका एक ही एक्सेलरेशन होता है ना, लेकिन क्या हर डब्बे पे एक ही बराबर का मास होता है क्या? तो फिर दोनों का फोर्स अलग अलग हो सकता है ना। तो तुम लिख सकते हो, ये लिखो, फॉर कनेक्टेड बॉडीज, लिख लो एक लाइन, फॉर कनेक्टेड बॉडीज force on different body may be different. Force of connected body, force on different body may be different but acceleration is same.
बट एक्सेलरेशन इज सेम फॉर होल सिस्टम, फॉर होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन विल बी सेम। पहले न्यूटन का तीनों नियम खत्म कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सिलेबस स्टेट बोर्ड का यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ तो उसमें है ये क्या, उसमें तीनों नियम बना देते हैं, सूडो फोर्स बच जाता है बस। फॉर कनेक्टेड बॉडीज फोर्स ऑन डिफरेंट बॉडी मे बी डिफरेंट बट एक्सेलरेशन इज सेम फॉर होल सिस्टम। मतलब एक्सेलरेशन सेम होगा बट एफ मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट। समझ आई बात, आ गई। तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है और इसी को आप डी एम वी बाई डी टी लिख सकते हो इफ़ M इज़ कॉन्स्टेंट। एक बात दोबारा से वही बात, तो F इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। बट अगर F मास कांस्टेंट नहीं हो तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। रॉकेट प्रोपल्सन के प्रोपल्सन जो होता है उसके केस में ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। रॉकेट जो चल रहा होता है तो उसका मास निकल रहा होता है। कोई ऐसी चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट भी तो आ सकता है कि 50 टन का एक ट्रक चल रहा था जब बालू रखा हुआ था, अब घर पहुंचते पहुंचते उसमें से 10 टन निकल गया चलते चलते, तो क्या उस पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या ये लगेगा? क्योंकि मास वहाँ पे वेरिएबल हो गया ना। 50 टन तुमने मंगाया और तुम्हारे पास 40 टन ही पहुँचा है ना। तो उस कंडीशन में इस तरह के फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं लिखा, लिख ले भाई जल्दी से, फटाफट लिखो। जल्दी करो, यहाँ एक तरफा प्यार नहीं है, दो तरफा प्यार है। अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन मैकेनिक्स प्यार शुड बी बोथ साइड, समझा? आज तुम है अरियंट बेचारा अकेले अकेले मर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स force is always in pair, फोर्स हमेशा पेयर में होता है। क्या समझा? तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। ये है स्टेटमेंट, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से, न्यूटन का थर्ड लॉ, मैंने अपने सर से एक बार पूछा था, एक तो मैं जहाँ जाता था वहाँ से भगा दिया जाता था फिजिक्स में। मैंने अभी अपने एक बार सर से पूछा था, उस वक्त बेवकूफ़ी था, मैं इसलिए पूछा था कि सर जितना ज़ोर से बॉल को दीवार पे मारते हैं क्या उतनी ही स्पीड से हमारे पास वापस आता है? नहीं, उतनी स्पीड से काहे को आएगा भाई, कुछ लॉस भी तो हुआ होगा। डायरेक्शन भी चेंज हुआ होता है ना, हल्का सा ऐसे फेंकते हो, हल्का सा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मतलब आइडियल केस में ये चीज़ है, व्हेन देयर इज नो लॉस, है ना। अब
जरूरी थोड़ी ना है कि जीशान अगर अहमद को एक थप्पड़ जोर से मारेगा तो नहीं जोर से अहमद मारेगा जीशान को, क्या उसे ज़्यादा जोर से मारेगा। ये भी जरूरी नहीं कि तुम जिसको वो तुमको उतना ही बराबर करे, बाकी डॉट 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 तुम लोग समझ लो, समझा? हाँ, एक तरफा कई बार होता है, हमको भी कई बार हुआ एक तरफा होता है, उस टाइम में एज का डिमांड है वो सब। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, फर्स्ट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर acts on two different body, two different body। दूसरा पॉइंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction। तीसरा, एक्शन रिएक्शन पेयर act simultaneously, fourth, nature of action reaction pair आठ बज गया क्या? नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी सेम। अलार्म बोल रहा है कि उठ जाओ, नहाने और पानी का टाइम आ गया है। हमारे यहाँ पानी 9 बजे आता है तो 8 बजे उठना पड़ेगा ना। हो गया? ऊपर के 3 पॉइंट आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहे होंगे, नीचे का पॉइंट नहीं समझ आ रहा होगा। देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा एक बात बताओ, इधर काम कर रहा है नॉर्मल और इधर काम कर रहा है mg, क्या बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर? n बराबर mg, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर हैं कि नहीं? कौन कौन बोल रहा है कि है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि n जो होता है नॉर्मल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बस इतना ही सा याद रख लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना सा याद रख लो कि नॉर्मल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, दोनों पॉइंट के मॉलिक्यूल की वजह से होता है, समझा? और mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। उल्लू कहीं का छुट्टा सब। n इक्वल टू mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब्दुल्ला कोजर बता जल्दी से, अभी बोला मैंने, जल्दी बता। घर में क्लास में रहता ही नहीं है, कहाँ पता नहीं, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। जल्दी बोल, क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या n बराबर mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो क्या कर रहे हो क्लास में? घास छिलने आए हो?
बकलुल्हा। क्यूरी क्या बताया मैंने अभी? एन बराबर एम जी क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? हंसने से दुनिया नहीं मिलती है, सेहत मिलता है सिर्फ, बस। अब बोलेगी फिलॉसफी में सर सेहत ही तो दुनिया है। क्लास में हो संस्कार, एन बराबर एम जी नहीं है, संस्कारी नहीं है वो, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग का, क्लास में रहते ही नहीं है तुम लोग। क्या नेचर है दोनों का? एन को एन बगल में फुसुर फुसुर कर रहा है, कान में पहुंचा रहा है उसकी आवाज, और एमजी वो नहीं पता अपने को। भारी वाला बात पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मगर आसान वाला नहीं पता है कि वो क्या फोर्स है। तो एन भी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, क्लास में रहो जरा सा। हर्षिता, एन बराबर एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब एम जी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, तो क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। दोनों का अलग अलग नेचर है, इसीलिए दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। एन बराबर इधर और अर्थ की वजह से एम जी होता है, तो दोनों का फोर्स अलग अलग होगा। समझा? अगर बंदर को लटका दिया जाए रस्सी पे, अबे क्या आ रहा है? शेप क्यों आ रहा है? एक एग्जांपल देखो। बंदर है, बंदर। टेंशन टी, यहां भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या हो रहा है? प्रत्येक की जगह बराबर एमजी और मंकी विथ रोप। एक एग्जांपल दिया है न्यूटन थर्ड लॉ का, इसे दबाता है तो ऊपर की तरफ जाता है। चलो, ये था तुम्हारा न्यूटन का तीसरा नियम। इसमें एक वेइंग मशीन पढ़ना होता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम करते हैं हम लोग। चलो हटाओ, अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू योर महाराष्ट्र सिलेबस इज एंड। प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम का पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, और अब आपको इसको बनाना है फटाफट। मौसबिया, कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें तुमको? बहुत ही आसान दिया मैंने, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। और जिसको के पास मैं पहुंचने वाला उसको जूता भी पीटूंगा अभी आकर के। आ रहा हूं मैं पीछे। समझ आया? रिजॉल्व पर लिख लो। रिजॉल्व ऑल द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड वर्टिकली। दूसरा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन कौन सा? इंक्लाइंड प्लेन। जल्दी से इसको बनाइए आप लोग। तैयार है? समझ आया क्या किया मैंने? सबसे पहले तो फ्रिक्शन का निकाल दिया कि फ्रिक्शन ऐसे है, एंगल निकाल दिया 30 डिग्री, तो इसका निकल गया। टेंशन में दो एंगल मिलेगा, 30 + 30 दैट इज 60 डिग्री, तो t cos 60 t sin 60। और mg के कंडीशन में mg तो सीधा सीधी ऐसे काम कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट वर्टिकल लाइन पे, तो सिर्फ mg हो गया।
W बराबर mg हो गया, समझा। अब आपको निकालना है दूसरे की कंडीशन में, पैरेलल एंड वर्टिकल, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो करो, कैसे करोगे दूसरा कंडीशन में, कैसे होगा दूसरा क्या कह रहा है, पैरेलल। तो फ्रिक्शन जो पैरेलल निकालोगे, फ्रिक्शन जो पैरेलल निकालोगे तो पैरेलल ही तो है फ्रिक्शन, तो एफ का एफ रह गया, एफ को 0 डिग्री। और इसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, ऐसे निकालना है, ये तो 0 हो जाएगा, एफ कॉस 90 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। नॉर्मल का क्या होगा, ये प्लेन है और नॉर्मल ऐसे है, तो नॉर्मल का नॉर्मल ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है ही इंक्लाइन प्लेन के। अरे समझ आया कि नहीं, हाँ, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल ही तो है, परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, तो उसी लाइन में रह गया सिर्फ। इसका अगर इसके पैरेलल निकालोगे कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, 0। और कौन बचा, टेंशन। इंक्लाइन प्लेन से 30 डिग्री पे है ये, तो इसका परपेंडिकुलर तो ये हुआ, अब पैरेलल ये हुआ, तो ये क्या चीज़ है, टेंशन है। तो t cos 30 और t sin 30, समझा क्या। अब mg का निकाल दो, mg ऐसे काम कर रहा है और ये एंगल कौन सा होगा, 30, तो mg cos 30 और mg sin 30। अरे समझ आया कि नहीं, किसको किसको समझ नहीं आया, बहुतों को समझ नहीं आया होगा मालूम है मुझे। हाँ, लास्ट क्लास में थी जब मैंने वो पैरेलल और वर्टिकल कॉन्सेप्ट बनाया था, बस वही किया मैंने। वही किया और कुछ नहीं किया है। यहां से देखो वापस से, क्या पूछा है पहला मैंने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालने के लिए। यहां देखो, ये तुम्हारे पास है ना, देख इधर, अब उधर क्या देख रही है, इधर देख, ये टेंशन टी है। इस डायग्राम को रीड्रॉ किया ना मैंने, नीचे तो और आसान है यार, टेंशन नीचे तो कुछ है ही नहीं है। पहला समझ आ गया पूरा, ठीक। नीचे वाले में क्या है, फ्रिक्शन किधर है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। सवाल समझ आया, उसको ही बोलती है ना सर, सवाल भी समझ नहीं आया। इसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सभी फोर्स के कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक। तो ये इसी प्लेन पर फ्रिक्शन है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट अलग से कुछ निकल रहा है क्या, इसका वर्टिकल तो 0 हो जाएगा। दूसरा नॉर्मल बचता है, तो नॉर्मल सीधा सीधी है ना, सीधा सीधी किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो पैरेलल क्या होगा, 0, 2 खत्म। तीसरा टेंशन निकालना है, टेंशन किसके कर, इस पर परपेंडिकुलर है, इस वाले पे परपेंडिकुलर 30 डिग्री, प्लेन पे कितना डिग्री एंगल इंक्लिनेशन है इसका, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कंपोनेंट तोड़ दिया तुमने, इसके पैरेलल में, इसके परपेंडिकुलर में, हो गया। mg सीधा सीधी काम करता है ना, तो mg का mg cos थीटा और mg sin थीटा। अरे बेवकूफ़ों, अभी जस्ट बताया है वो वाला क्वेश्चन मैंने, अभी जस्ट बताया है कि ऐसे होता है। अगर mg इधर काम कर रहा होता है, मतलब वेट वाला, तो ये अगर थीटा है तो mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। अरे वही तो किया यहाँ, समझ आया, अब क्लियर है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक ये है,
इधर ले लो। ये है 5 kg का मास है, 5 kg। ये एंगल 53 डिग्री है। निकालिए टेंशन T1 और T2। टेंशन T1 और T2 निकालना है। टेंशन T1 और, हाँ क्या हुआ, ये T2, ये T1। तो T1 cos 53 डिग्री इक्वल टू T sin 53 इक्वल टू mg। तो 53 का वैल्यू कितना होता है, 53 है तो 4 3 5 साइन 53 डिग्री 4/5, तो t इंटू 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 10, यही है ना। तो T1 इक्वल टू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना, 4, 250/4 कितना आएगा, जो भी आए 125 ना। एक 125/2 न्यूटन। हाँ नेक्स्ट क्या होगा, T2 के लिए T2 इक्वल टू T1 cos 53। cos 53 की वैल्यू 3/5, तो T1 cos इंटू 3/5, तो T1 की वैल्यू 125/4 इंटू 3/5 T2। तो T2 कितना हो गया, 475 न्यूटन बाई 20। देखो काट कुट कितना आ रहा है, देखो तो ए यार गर्दन में दर्द, सोने से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। ठीक है, वन 25/2, ये भी वही आ रहा है क्या, नहीं नहीं ये तो 75/2 आएगा। T1 की वैल्यू ठीक है, ओ हो, तो ये 10 होगा, 75/2 ना न्यूटन आंसर। चलो ये दोनों बन गया सबका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, हो गया। देखो तो बंद हो गया क्या ये, अरे जो जाम हो गया, अरे ट्रैफिक जाम हो गया इसका, ट्रैफिक। हुआ, चलो हाँ बोलो ना, सही आंसर सही है। कहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे 2 लिखा ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज होमवर्क। होमवर्क क्या हुआ, बस बैठ ही रहो, सिर्फ टाइम पास करो बैठ के। होमवर्क है, एग्जाम्पल होमवर्क है।
स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। हो गया? संस्कार, उठो वहां से। उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं, आगे नहीं, क्लास से बाहर जाओ तुम। उठो, जितना बोले तुमको। वहां खड़े हो जाओ, दीवार के पास जाओ। बातचीत करोगे तो उधर पीछे कोना में बिठा देंगे। फिर बातचीत किया, उधर आप देखना नहीं है, खड़े रहो। बन गया? क्या है बार बार कंट्रोल क्यों हो जा रहा है ये एग्जाम्पल है, चलो इसको बनाना है। हो गया? बन गया क्या? N1 N2 नहीं होगा, इसमें दोनों n सेम ही होगा। दोनों n सेम होगा तो n ही निकाल दो सिर्फ, बस। क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है, सिर्फ n ही निकलेगा, इसमें N1 2 की जरूरत नहीं है। n ही निकाल दो, फाइंड n। सिंपल सा n निकलेगा यहाँ। बन गया क्या? सबका बन गया? n और n mg, ये क्या है? 5 है ना? मिला दो इसको। ये 5 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? तो एंगल कितना होगा? 4 के सामने है तो 53 डिग्री ना? 53। बन तो गया? चेक कर लो ठीक से। बन गया? एंगल निकालो ना इस पॉइंट पे। एक तो ये गया, एक ये गया, ये भी n, ये भी n। कौन सा एंगल है तुम्हारा? ये एंगल तुम्हारा 53 डिग्री है, दिस। ये 53 है तो ये 37 हो गया ना? तो ये भी 37 हो गया क्योंकि ये 53 है ना? है कि नहीं? अरे सही है ना? तो 2n cos ये mg, 2n cos
37 बराबर mg। अच्छा m मालूम है, g भी आपको पता है ना, तो 2n cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5 इक्वल टू 5। अच्छा मास जो है ना 5 kg है, याद रखना है इसका, वो मैंने लिखा नहीं है। 5 इंटू जी 10, तो कितना हो गया? n इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 25 इंटू 10 है ना, डिवाइडेड बाई 8। सही है, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 25 25 पंचे 125/4 न्यूटन आ रहा है। 125/4। सही है। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं होमवर्क में फिर। दो ये है गोला, ऐसे, इस बार ऐसे, और इसका सेंटर यहाँ है। सेंटर से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस अभी भी 5 सेंटीमीटर है। अब मास 5 kg है, और नीचे कुछ नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा आपको, तो निकल जाएगा। ये होमवर्क HW, फाइंड N1 N2, दो सरफेस है तो दो निकलेगा ना। व्हेन गोला इज इन इक्विलिब्रियम, ये आ गया आपको होमवर्क में। एग्जाम्पल, निकालिए टेंशन, निकालिए टेंशन टी। टेंशन निकालना है, टेंशन निकालिए। सारे इक्वेशन सॉल्व करो जल्दी जल्दी। समझ आया ये? भाई साहब देखिए, t cos 37 इज इक्वल टू n sin 37 है ना, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये निकल जाएगा, निकला ना। n sin 37 इक्वल टू t cos 37, तो n 3/5 t इंटू 4/5, तो t इक्वल टू आपको 3/4n आ गया। अब यहाँ से देखो, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों वाला कंपोनेंट, इन दोनों किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। तो mg को बैलेंस करेगा तो ये हो गया, तो t की जगह पे डाल दो 3/4n प्लस 4/5n इक्वल टू mg। यहाँ से क्या n निकल सकता, टेंशन n निकल सकता है, यहाँ से n निकाल दो। पहले n निकालोगे तो mg में डाल देना, t बराबर 3/4n में। यहाँ से n निकल सकता है ना आसानी से, t कैसे निकाल दोगे? निकाल दो t डायरेक्टली,
इस इक्वेशन को पलट दो तो हो जाएगा, 4/3t हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, इसको कर दो, 5 चौक 20, 4 पंचे कितना हो गया, 4 5 4 15n प्लस 5 चौक 16n इक्वल टू mg। सही है ना? कुछ गलत आ रहा है क्या? 4 पंजे 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16 बराबर mg। कुछ गलत आ रहा है, शायद कुछ गलत आ रहा है। हाँ ये जो है ना, ये यहाँ पे कुछ गलती क्या किया मैंने, t की जगह 3/4n ना, यहीं से गलती किया मैंने। इतना हल्ला करता है कान में, भजड़ भजड़ इतनी आवाज आती है ना कि ध्यान भी नहीं पड़ता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एकदम उल्लू है एकदम। सारे गधे इसी क्लासरूम में मौजूद हैं, अभी भी नहीं चुप रह रहे। मतलब बेशरम का हद, बेशर्मी का हद है यार तुम लोग का। अब एक भी आवाज आया तो हम बाहर निकाल देंगे तुम लोग को, क्लास से बाहर निकाल देंगे, याद रखना आप। पागलपंथी का हद हो गया यार। टी की जगह 3/4 इंटू 3/5 एन से मल्टीप्लाई हो गया, ये होगा ना। फिर बात किया, गाली सुनने का मन है क्या? बेशरम कहीं का। यही संस्कार सिखाया तुम लोग माँ बाप ने घर में? बदतमीज। प्लस 4/5n, अब सही है? अब सही है ना? तो 9/20 ना इंटू n प्लस 4/5n इक्वल टू mg। साइलेंटली सुनो सब लोग, आपस में डिस्कशन मत करो। तो अब है तो कितना आ जाएगा ये 20 ना, तो 9n प्लस 16n, यही ना, 5 4 16 20 से 20 9 इक्वल टू mg। दैट इज कितना होगा ये, 16 9 कितना होता है 25/20n इक्वल टू mg। तो ये गया 5 25 5 चौक 20, तो 5/, अरे यार हाँ, तो n कितना हो जाएगा 4/5 mg। सही है? तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, t क्या लिखोगे, t क्या लिखोगे, खड़ा हो पीछे से, हाँ चल खड़ा हो जा। t की वैल्यू कहां से लिखेंगे, क्या है 3/4, कहां पे लिखा हुआ है टेंशन का वैल्यू, ये इसमें क्या लिखेंगे, मैंने सवाल में क्या निकालने के लिए दिया है, नॉर्मल या टेंशन? हाँ